नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में राहु और केतु से कुछ शुभ और कुछ अशुभ योग बनते हैं उस विषय को लेकर। कुंडली में अनेकों प्रकार के योग होते हैं जो कि राहु और केतु से निर्मित होते हैं। होते ही सही, किंतु यह योग भी कारक होते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनी अपना प्रभाव अवश्य देते हैं। अब यह योग बनते कैसे हैं और अपना फल कैसे देते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। पहला योग है अष्टलक्ष्मी योग। यह योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनी, ऐसा जातक, जैसा कि नाम ही है अष्टलक्ष्मी, मैंने कई दिन पूर्व में एक कार्यक्रम बनाया था जो कि लक्ष्मी योग पर था। उसमें 5 प्रकार के लक्ष्मी योग मैंने बतलाए थे। उसका लिंक आपको नीचे आई बटन में मिल जाएगा। उसमें एक अष्टलक्ष्मी योग करके मैंने बताया था। वह कुछ दूसरा भिन्न सूत्र था। यह सूत्र जो है राहु से बनता है और यह सूत्र कहता है जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हों। ये रहा कुंडली का छठा भाव। यहाँ पर राहु बैठे हों तथा बृहस्पति कुंडली के केंद्र में कहीं पर भी हों, तो पहले भाव, चौथा, सातवां और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। कुंडली के केंद्र में राहु बृहस्पति हो और छठे भाव में राहु हो, तथा यदि ये दोनों आपस में दृष्टि संबंध रख ले, यानी एक दूसरे को देखें, तब तो यह योग बहुत ही अच्छा साबित होता है। नहीं तो फिर भी गुरुदेव केंद्र में बैठे हों और राहु कुंडली के छठे भाव में हो, तब भी यह अष्टलक्ष्मी योग बनता है। जैसा कि नाम से पता चला अष्टलक्ष्मी योग, तो ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है। पैसों के कारण इसका कोई काम नहीं रुकता। और राहु बैठे कुंडली के छठे भाव में, तो यदि ऐसा जातक अपने शत्रुओं से परेशान होता है, शत्रु उसके रहते हैं, अपने शत्रुओं को भी, एक तो शत्रुहंता योग बनाते हैं यहाँ पर राहु पापाग्रह होकर बैठे हैं, तथा बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र में बैठने से बृहस्पति भी बली हो गए, तो लक्ष्मीवान ऐसा जातक होता ही होता है। इसी प्रकार जो दूसरा योग है वह है मोक्ष योग। यह कैसे बनता है? सूत्र कहता है जन्म कुंडली के केंद्र में केतु और गुरु की युति हो या दृष्टि संबंध हो। कहने का मतलब है कुंडली के पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 10वें भाव में या तो गुरु और केतु एक साथ बैठे हों, अथवा वे दोनों एक दूसरे को देखते हों। अब 7वें दृष्टि दोनों की ही प्रमुख मानी जाती है, 5वीं 9वीं भी है, किंतु 7वीं दृष्टि को प्रमुख माने तो गुरु गुरु जो है केंद्र में हो जाए, लग्न में हो जाए, और केतु कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए। राहु नहीं, केतु, या तो गुरु कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव में हो जाए और केतु जो है कुंडली के कर्म भाव में हो जाए, तो दृष्टि संबंध हो गया। तब अभी जातक की मोक्ष योग कुंडली में बनता है। यहीं पर सूत्र कहता है यदि यही केतु गुरु की राशि में बैठा हो, यह केतु गुरु की राशि में बैठा हो और देव गुरु बृहस्पति केंद्र में उच्च के होकर बैठे हों, तब भी कुंडली में मोक्ष की संभावनाएं अवश्य बढ़ जाती है। 1% से अधिक बढ़ जाती है कि ऐसा जातक को मोक्ष अंत में मिलकर ही रहेगा। इसी प्रकार जो तीसरा योग है वह है परिभाष योग। यह योग कैसे बनता है? तो सूत्र कहता है कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में, पुनः सुनिए, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में राहु शुभ होकर बैठे हों। राहु शुभ होकर बैठे हों। अब चाहे इन भावों में देवगुरु बृहस्पति की राशि बन जाए, उसमें राहु बैठ जाए, अथवा इन भावों में कन्या या मिथुन बुध की राशि बन जाए, उसमें राहु बैठ जाए, या वह राहु शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त होकर तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में बैठे हों, तब भी यह परिभाष योग बनाता है। दर्शकों, राहु शुभ होकर बैठे हों, इस बात पर ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। तब ऐसा जातक, राहु क्या फल देते हैं? ऐसे जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों से बचा लेते हैं। जिस भी कुंडली में परिभाष योग बनता है, यदि कुंडली में और भी कोई थोड़ा छोटा मोटा जो है कह सकते हैं अशुभ योग बना हो, तो राहु उस योग को भी समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं अपने प्रभाव से। यदि उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो फिर पूछना ही नहीं। यदि दृष्टि नहीं है, तो जातक सिर्फ राहु को थोड़ा मजबूत कर ले अपने, तो जातक उस छोटे मोटे राहु उस छोटे मोटे भी अशुभ योगों को नष्ट कर देते हैं, उसका फल जातक को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, परिभाष योग से राहु उस जातक को अनेकों प्रकार की परेशानियों से बचा लेते हैं। जो चौथा योग है वह है लग्न कारक योग। यह कैसे बनता है? तो लग्न का स्वामी अपने उच्च राशि में जाकर बैठा हो। जो आपकी कुंडली में पहले भाव में राशि बनी हो, इस राशि का जो स्वामी हो वह कुंडली में अपनी उच्च राशि में जाकर बैठा हो, तथा राहु जो है इस लग्नेश की राशि में बैठे हों और लग्न में हो, तो फिर पूछना ही नहीं, और अन्यत्र कहीं हो कोई बात नहीं। जैसे या तो किसी, जैसे मंगल की 2 राशि होती है, देवगुरु बृहस्पति की 2 राशि होती है, इसी प्रकार जो है वह गुरु, यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा है तो मंगल हो गए, तो मंगल कुंडली में अपने उच्च राशि में जाकर बैठे हों। मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं, तो मकर राशि में जाकर बैठे हों, तथा राहु कुंडली में या तो लग्न में ही बैठे हों, या तो कुंडली के अष्टम भाव में जो मंगल की दूसरी राशि है वहां पर, हाँ, मंगल की दूसरी राशि है वहां पर जाकर बैठ जाए, तब यह लग्न कारक योग बनता है। सूत्र कहता है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो तथा राहु लग्नेश की राशि में हो, तब ऐसी स्थिति में लग्न कारक योग बनता है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक घटनाएं बहुत घटती रहती है। अब आकस्मिक घटनाएं शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। जैसे उसे अचानक अथाह धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए,
वह कई दिनों से नौकरी ढूँढ रहा था, मिल ही नहीं रही, किंतु अचानक उसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए। जो भी काम होता है इसके जीवन में अचानक से होता है और अचानक से दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। दर्शकों, यदि राहु शुभ जगह पर शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो ज़्यादातर शुभ फल देंगे और अशुभ जगह है, ज़्यादातर अशुभ फल देंगे। इसी प्रकार जो 5वाँ अगला योग बनता है, वह कहता है कुंडली के चौथे भाव में शनि और 12वें भाव में राहु बैठे हों। ये जो चौथा भाव है, यहाँ पर शनि बैठे हों और 12वें भाव में राहु बैठे हों, तब यह कपट योग बनाता है कुंडली में। कुंडली के चौथे भाव में शनि, 12वें भाव में राहु हो, तो यह कपट योग होता है। इससे जातक बहुत जल्द ही किसी पर विश्वास कर लेता है और उसी विश्वास के कारण बहुत जल्द ही धोखा भी पाता है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा योग बने, उसे चाहिए कि बहुत सोच समझ कर लोगों पर विश्वास करे, जल्दी किसी पर विश्वास ना करे, उस दूसरों के कहने में कहीं पर जल्दी जाए आवे ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी दुनियादारी से हट जाए, जुड़ा रहे, अपनी सोच समझ से ही हर किसी एक चीज़ का निर्णय ले, नहीं तो ऐसा जातक बहुत ही गर्त में जाता है और बार-बार एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा धोखा खाता रहता है। दर्शकों, इसी प्रकार जो अगला सूत्र है, वह कहता है जन्म कुंडली में कहीं पर भी यदि मंगल और राहु की युति हो गई हो, कुंडली में कहीं पर भी मंगल और राहु की युति हो गई हो, तो ऐसा जातक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक के अंदर काम वासनाएँ अधिक होती हैं तथा ऐसा जातक तत्क्षण बदलाव वाला होता है। कुछ कह रहा था किसी के बारे में, तभी वह व्यक्ति सामने से आ गया, बुराई कर रहा था तो तुरंत उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करने लगेगा। तत्क्षण बदलाव, और ऐसी भी नहीं कि लोगों को लगे नहीं ये बनावटी बातें कर रहा है। ऐसी सटीक बातें करता है कि लोग सोचे नहीं ये पहले से ही बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है, पहले से मेरी अच्छाई बता रहा था। जिसकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ युति करके बैठे हों, उसकी तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, जिसे कहते हैं हम ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना, ऐसे जातक की तर्क शक्ति बड़ी मजबूत होती है। ऐसा जातक थोड़ा आलसी भी होता है क्योंकि मंगल अग्नि के प्रतीक है, तो शरीर में थोड़ा एनर्जी लेवल ढेर बढ़ा देते हैं, गर्मी तो आलस से आता ही आता है। ऐसा जातक ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाता। यदि कुंडली में कोई अच्छे राजयोग, कर्म से अच्छे राजयोग ना बने हो, तो ऐसा जातक ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाता। कुंडली में मंगल राहु की युति से जातक क्रोधी स्वभाव का तो होता ही होता है, हिंसक भी हो जाता है कभी-कभार। तो मंगल राहु की युति हो, तो इसकी शांति परम आवश्यक है। जैसे शांति में क्या, मंगल का उपाय कर ले, भगवान नारायण की, शिव की पूजा कर ले, तो मंगल का जो क्रोध है या मोती धारण कर ले, चंद्रमा को अधिक बल दे दे, चंद्रमा का अधिक प्रभाव शरीर पे हो जाए, तो शीतलता बनी रहेगी, क्रोध भी शांत रहता है। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है, वह कहता है कि जन्म कुंडली में कहीं पर भी बुध और राहु की युति हो जाए, कहीं पर भी बुध और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक, यदि बुध कमजोर हुए, अस्त हुए, तो ऐसे जातक की बौद्धिक शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसा जातक अपने वाणी से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता और अब इसी कारण ज़्यादा प्रगति भी नहीं कर पाता। दर्शकों, यदि बुध कुंडली में मजबूत हुए, ऐसा जातक वाणी से लोगों को बड़ी तेज़ी से प्रभावित कर पाता है और बुध का ही काम करे, यदि बुध से संबंधित कोई कर्म करे, अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है और आगे बढ़ते रहता है। तो यह राहु और केतु से निर्मित कुछ योग थे, जो जातक की जन्म कुंडली में बने, तो अनेकों प्रकार के फल देते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे सूत्र बनते हैं और क्या फल देते हैं, तो आशा है कि आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।